लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर मैं DR हुड्डा स्वागत करता हूं। और साथियों, यहां पर आपको बहुत बड़ा तोहफा लेकर के आया हूं आपके साथ, कंप्लीट बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट बोर्ड मॉडल पेपर 2023। ठीक है साथियों, संजीव डेस्क वर्क का जो ये पूरी की पूरी संजीव डेस्क वर्क है, ये मॉडल पेपर है और क्लास 12th विषय भूगोल। तो साथियों, आज हम क्लास 12th भूगोल का संपूर्ण पहला मॉडल पेपर हल करेंगे और इसी के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि क्लास 12th की ये जो आपकी डेस्क वर्क है उसकी अंदर 9 मॉडल पेपर है। पहली बात तो है 9 के 9 मॉडल पेपर इस चैनल पर वीडियो सॉल्यूशन सहित फ्री PDF आपको दी जाएगी। ठीक है, अब आपको PDF कहाँ मिलेगी? तो हमारा साथियों एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है RBSC क्लास 6 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। जब आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करोगे RBSC क्लास 6 से 12 तो हमारा ग्रुप आ जाएगा। इसी के अलावा आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। उसके अंदर 9 मॉडल पेपरों की फ्री PDF और इसी के साथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। और वीडियो सॉल्यूशन के अंदर साथियों यहाँ पर आपको क्या बताया जाएगा कि सर आप PDF दे दोगे तो फिर वीडियो सॉल्यूशन का क्या मतलब रहेगा? तो ऐसा तो है नहीं साथियों कि ये भूगोल की जो डेस्क वर्क है पूरे के पूरे सवाल इस डेस्क वर्क में से ही आएंगे। तो मैं आपको क्या कराऊंगा, जो कचरा है इसके अंदर उसको छांट करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही इस डेस्क वर्क से बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो सॉल्यूशन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह मिलने वाला है। ठीक है साथियों, तो अभी से आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। उस ग्रुप में 250 से अधिक छात्र जुड़ चुके हैं और भी आप जुड़ जाना। ठीक है, और इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है साथियों, और जो ये पहला वीडियो डालने के बाद थोड़ा सा मेरे बीच के अंदर एग्ज़ाम रहेगा तो मैं 15 दिन और डिस्टर्ब रहूँगा, लेकिन आपके साथ वादा करता हूँ पूरे के पूरे वीडियो सॉल्यूशन परीक्षा से पहले हल जरूर करवा दूंगा। ठीक है, तो इतना सा आप काम है वो ज़रूर कर दीजिए। ये डेस्क वर्क आपको खरीद कर लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको पैसे बचाना है। ये 2023 की ऑफिशियल डेस्क वर्क है और इसके 200 रुपये रेट है और 100 रुपये ये आपको बाज़ार के अंदर मिलती है। तो इसको आपको लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी किताबों से पढ़िए और जो है उसका सार हो मैं आपको PDF भी दे दूंगा और इसी के साथ आपको क्या मिल जाएगी, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो डबल फ़ायदा हो रहा है। और जितने भी ब्लूप्रिंट है इसके उनका अलग से प्ले लिस्ट बनी है विषयवार। पहले ब्लूप्रिंट को आप ज़रूर समझें और ब्लूप्रिंट के आधार पर अपनी जो किताबें हैं उनसे तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। तो हमारा ये मॉडल पेपर है फर्स्ट आज का, बोर्ड द्वारा जारी उच्च माध्यमिक परीक्षा क्लास 12th विषय भूगोल। ठीक है, सबसे पहली बात तो 56 नंबर का आपका क्या होगा, पेपर होगा। ठीक है, और इसी के साथ समय आपका 3 घंटे और 15 मिनट रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा साथियों कि नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो इसका सही आंसर है साथियों ग्रिफिथ टेलर ने है और नवनिश्चयवाद है संकल्पना है वो प्रतिपादित की थी। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यकाल आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही आंसर है साथियों जो आपकी कौन सी 15 से 59 वर्ष। ठीक है, तो नेक्स्ट है तीसरा सवाल कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा है किस विद्वान की देन है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर महमूद उल हक। और ये आपका प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महमूद उल हक। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है चौथा सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो इसका सही आंसर है जो व्यापार है आपका वो तृतीय क्रियाकलाप है। आगे सवाल संख्या 5 है जो वोल्गा जल मार्ग स्थित है। तो वोल्गा जल मार्ग कहाँ स्थित है? रूस के अंदर है, भारत के अंदर है, अमेरिका के अंदर है या जर्मनी के अंदर है? तो वोल्गा है और रूस के अंदर है। कहाँ स्थित है? रूस के अंदर है।
ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके सवाल संख्या 6 की। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है? तो आपसे पूछा है न्यूनतम है, तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य की कोटि क्या है? न्यूनतम है। 7वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति है वो कब लागू होती है? तो ये होती है 2002 के अंदर, और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे साथियों सवाल संख्या आपके 8 है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है जर्मनी से किया गया है। और ये सवाल साथियों कई बार परीक्षा में पूछा गया है, चाहे आप अर्धवार्षिक मान लो, चाहे वार्षिक मान लो, चाहे और भी बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स मान लो, उसके अंदर पूछा गया है। और आपके भी 2023 के एग्जाम के लिए है, स्टार लगा लीजिए, इस प्रश्न पर हूबहू छपने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट है सवाल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो साथियों आपका सवाल है इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर है 1958 के अंदर है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो प्रारंभ की गई थी। ठीक है। अब दूसरा सवाल पूछ रहा है आपसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कितने नंबर मिल रहे? पहले तो नंबर देख लो सर, 4 नंबर मिल रहे, तो इम्पोर्टेंट चीज़ तो है। ठीक है, फोकट के 4 नंबर मिल रहे हैं, तो आपको हर हालात के अंदर इनको लेना है। सवाल पहला है, जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में है व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की विशेषता है। और प्राथमिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। और यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो आपसे पूछ ले भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना है। कौन सी है? यमुना है। अब आपसे जो अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के? 4 प्रश्न 4 नंबर की। ठीक है। पहला सवाल है, किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो पहला लिखना है आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों परीक्षा की दृष्टि से। और दूसरा सवाल है, वायु प्रदूषण के 2 मुख्य कारण कौन से हैं? तो पहला कारण है जीवाश्म ईंधन का दहन, और दूसरा है खनन एवं उद्योगों से वायु प्रदूषण। ठीक है, तो ये तो आप लिख सकते हो, जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन एवं उद्योगों से वायु प्रदूषण। ठीक है। तीसरा सवाल है, मानव का प्राकृतिकरण क्या है? तो इसका सही आंसर है साथियों कि मानव द्वारा प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालना मानव का प्राकृतिकरण है। क्या साथियों इसका सही है कि मानव द्वारा प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप में ढालना मानव का प्राकृतिकरण है। तो कैसे, इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मानव का प्राकृतिकरण क्या है साथियों? जैसे ही सर्दी का मौसम आया तो मानव है, ये मान लो मानव है आपका। ठीक है, तो ये मानव क्या करेगा, जैसे ही प्रकृति का आपके जैसे ही सर्दियों का मौसम आएगा और सर्दियों के अंदर सर्दी लगेगी मानव को, तो मानव किसका उपयोग करेगा? ऊन के वस्त्र पहनेगा, या मतलब आप उस सर्दी से बचने के लिए कुछ अलग अपने ओर से तरीके अपनाएगा ना। तो ये मनुष्य प्रकृति किस प्रकार से परिवर्तन हुई, प्रकृति ने सर्दी दी और मनुष्य ने सर्दी के बचाव के लिए गर्मी के जो भी आपके उपयुक्त संसाधन हैं उनको ढूंढना शुरू कर दिया। तो यही क्या है, यही साथियों है आपके मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, तो इसके अनुसार ये थोड़ा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे है हमारा कोल खोज क्या है? कोल खोज क्या है? तो साथियों रूस में की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? कोल खोज कहते हैं। क्या है? कोल खोज कहते हैं। तो रूस के अंदर की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? कोल खोज कहते हैं। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। आगे चौथा सवाल है, लघुतरात्मक के अंदर एक एक सवाल 1.5 नंबर का है। तो साथियों यहाँ पर पहला सवाल है आपके जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो लघुतरात्मक का चौथा सवाल। तो साथियों जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। और यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, और इसे निरपेक्ष संख्या या प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो साथियों
जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र के में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। ठीक है, और यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी उदाहरण के अंदर है, ये मान लो आपका नागौर है। ठीक है, इस नागौर के अंदर 2001 के अंदर मान लो कितनी जनसंख्या है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ काल्पनिक। ठीक है, मान लो 2001 के अंदर इस नागौर के अंदर मैं मान सकता हूँ आपके 10 लाख मान लो। ठीक है, अगर 10 लाख जनसंख्या है और जैसे ही 2022 के अंदर आया तो इसके अंदर कितनी 10 लाख से कितनी बढ़ सकती है, 10 वर्षों के अंदर डबल हो सकती है, तो मान लो 20 लाख हुआ। तो ये क्या है, जनसंख्या के अंदर वृद्धि हो रही है, जनसंख्या के अंदर परिवर्तन हो रही है। यह क्षेत्र विशेष में कि निश्चित समय अवधि में, ठीक है, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा साथियों। नेक्स्ट है 5वां सवाल, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को समझाइए। तो यहाँ पर मानव विकास की जो आधारभूत आवश्यकता उपागम है, तो मानव विकास के मापन में इस उपागम का मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है। तो साथियों, मानव विकास के आधारभूत उपागम को किसने प्रस्तुत किया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है। और इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं यथा है। ठीक है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, भोजन है, जलापूर्ति है, स्वच्छता है और आवास की पहचान की गई है। और इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। तो साथियों, साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, तो यहाँ पर साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है और यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट यानी WWW जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। अतः यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचालन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीकरण अंकीय दुनिया है और इससे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। साइबर स्पेस प्रत्येक जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल में, चलती नौका में, उड़ते जहाज़ों में कहीं भी हो सकता है। तो यही साथियों क्या है, साइबर स्पेस इंटरनेट है। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां सवाल, व्यापार संयोजन के 2 मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर व्यापार संयोजन के मुख्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कि व्यापार संयोजन से विभिन्न प्रकार के उत्पादों के आयात निर्यात में हुए परिवर्तनों का ज्ञात होता है। और दूसरा है व्यापार संयोजन से विश्व व्यापार में महाद्वीपों एवं विभिन्न देशों की हिस्सेदारी में हुए परिवर्तनों की जानकारी मिलती है। तो एक तो आयात निर्यात के अंदर जितने भी हुए परिवर्तन है उनको ज्ञात होता है और इसी के साथ जो महाद्वीप और विभिन्न देशों के बीच हिस्सेदारी के परिवर्तनों की जानकारी है वो प्राप्त होती है। किससे, व्यापार संयोजन से। 8वां सवाल है द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर बताइए। तो द्विपार्श्विक जो आपका और बहुपार्श्विक आपका व्यापार है उसमें अंतर क्या है। तो द्विपार्श्विक व्यापार में 2 देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ व्यापार होता है और इस व्यापार में जो अंतर्गत दोनों देश निर्दिष्ट वस्तुओं को व्यापार करने के लिए सहमति देते हैं। और इसके विपरीत बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है और इसी के साथ इसमें एक देश अन्य अनेक देशों से के साथ व्यापार भी कर सकता है। तो ये द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक का मतलब है 2 देशों के साथ व्यापार करना क्या है, द्विपार्श्विक, और बहुपार्श्विक का मतलब है एक देश अनेक देशों के साथ व्यापार करना बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। तो ये तो सरल सा सवाल है, समझ में आया होगा। अब इसका आपको चित्र बनाना है। ग्रामीण अधिवास के तारा और दोहरा प्रतिरूप का रेखा चित्र बनाइए। तो ये तो तारे के आकार का प्रतिरूप है और ये दोहरा प्रतिरूप है। इस प्रकार से आपको बना लेना है। और इसी के साथ अभी तक आपने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ये अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए और इसमें आप अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हो। ठीक है, जोड़ने का ऑप्शन है तो उनको भी आप ज़रूर जोड़ना। नेक्स्ट है 10वां सवाल, भाषाई संगठन पर टिप्पणी
लिखिए। तो भाषाई संगठन, भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं अनुसूचित है, जिसमें सर्वाधिक प्रतिशत हिंदी बोलने वालों का है और जबकि न्यूनतम प्रतिशत संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोलने वालों का है। प्रमुख भारतीय भाषा को बोलने वाले मूलतः 4 भाषा परिवारों यानी आर्य, द्रविड़, आस्ट्रिक यानी निषाद और चीनी तिब्बती यानी किरात से संबंधित है। तो आर्य भाषा 73%, द्रविड़ भाषी लोग 20%, आस्ट्रिक या निषाद 1.38% और चीनी यानी तिब्बती किरात से बात करें तो यहाँ पर 0.85% से संबंधित है। तो ये क्या है, भाषाई संगठन है। ठीक है साथियों। अब सवाल संख्या 11 है, प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम बताइए। तो साथियों, पर्यावरणीय परिणाम, प्रवास के कारण कई प्रकार के पर्यावरणीय परिणाम भी दृष्टिगत होते हैं। ग्रामीण नगरीय परिवेश की अधिकता के कारण नगरों की वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव पड़ता है, जिससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि तथा गंदी बस्तियों व क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। तो ये प्रवास का है पर्यावरणीय परिणाम है। आगे सवाल संख्या 12 है, आधुनिक शहर और विकास के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो साथियों, आधुनिक शहरों का विकास पर प्रत्यक्ष एवं धनात्मक प्रभाव पड़ा और इसमें अंग्रेजों व अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक आधुनिक नगरों का तटीय स्थानों, प्रशासनिक केंद्रों, पर्वतीय स्थानों पर विकास किया और जिसमें उन स्थानों का आर्थिक औद्योगिक विकास संभव हुआ तथा उनके आसपास अन्य छोटे नगरों का भी विकास संभव हो पाया और इससे आर्थिक गतिविधियों का क्या मिला, बढ़ावा मिला। ठीक है साथियों, तो ये इसका सही आंसर है। अब है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, तो साथियों इसको आपको क्षेत्र के आधार पर समझना है कि ये खनिज पट्टी में झारखंड का छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा के पठार, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। तो उत्तर पूर्वी पठार में कौन कौन से प्रदेश आते हैं पहले इनको ध्यान में रखो आप। तो यहाँ पर है झारखंड का छोटा नागपुर, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं किसमें, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में। और इस पट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, जैसे लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक आदि पाए जाते हैं। और इसी क्षेत्र में देश के प्रमुख लोहा एवं इस्पात उद्योग भी कच्चे माल की सुविधाओं के कारण अवस्थित है। तो ये इसका सही आंसर है। और परीक्षा की दृष्टि से भी साथियों ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। आगे सवाल है साथियों आपके, पत्तनों के पृष्ठ प्रदेशों को स्पष्ट कीजिए। पत्तनों के पृष्ठ प्रदेशों को स्पष्ट कीजिए। तो साथियों पृष्ठ प्रदेश किसी बंदरगाह की भूमि की ओर विस्तृत वह भाग है। तो साथियों जो पृष्ठ प्रदेश किसी बंदरगाह की भूमि की ओर विस्तृत वह भाग है जिससे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का संग्रह किया जाता है और आयात की जाने वाली वस्तुओं का वितरण किया होता है। और इस प्रकार पृष्ठ प्रदेश वह क्षेत्र है जो बंदरगाह को आयात व निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये पत्तनों को मतलब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सरल सा सवाल है, आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो यानी पृष्ठ प्रदेश यानी वह क्षेत्र जो बंदरगाह को आयात व निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, सवाल संख्या 15 है, भारत के उपग्रह संचार प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। तो साथियों ये संचार की एक नवीन विधि है। भारत में उपग्रह प्रणाली को 2 भागों में है वो विस्तृत किया गया है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और इसी के साथ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। भारत की उपग्रह प्रणाली का दूर संचार, मौसम विज्ञान और संबंधी अवलोकन, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, सुरक्षा आदि में विशेष उपयोग है और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए भी ये प्रणाली है उपयोगी है। तो भारतीय उपग्रह संचार प्रणाली को कितने भागों में, 2 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और इसके साथ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम।
इस दोनों का आपको क्या याद रखना है, फुल फॉर्म लिखनी है। पूछा जा सकता है IRS का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको बताना है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। और INSA यानी इनसेट का बताइए, तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये आपको बताना है। आगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और एक सवाल आपके कितने नंबर का है साथियों, 3 नंबर का है। 16वां सवाल है यहाँ पर आपको कि भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की विवेचना कीजिए। तो साथियों, भारत में चिकित्सा प्रणाली प्रभावी और कम लागत वाली है, इस कारण समुद्र पार वाले रोगी भारत की चिकित्सा सेवा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वर्तमान में भारत चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। विश्व पर अपेक्षाकृत सस्ती चिकित्सा सुविधाओं के कारण वर्ष 2005 में अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ने 55 यानी कितने 55,000 रोगियों ने भारत में चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाया है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर अस्पताल वर्तमान में विश्व स्तरीय उच्च चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है और शोध एवं अनुसंधान का भी यहाँ तेज़ी से विकास हो रहा है, और जिसका लाभ भारतीयवासियों के साथ साथ समुद्र पार वाले रोगियों को भी मिल रहा है। तो यहाँ पर जो स्थित भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन केंद्र अग्रणी देश भी बन रहा है। जो महानगरों में स्थित अस्पताल वर्तमान में विश्व स्तरीय उच्च चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के तहत ये आपके समुद्र वाले रोगियों को भी क्या है, इसका इलाज मिल रहा है। तो ये भी साथियों काफ़ी अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है। आगे आपके मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश की मुख्य क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों को संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो यहाँ पर मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, तो ये मुंबई ठाणे से पुणे तथा नासिक और सोलापुर जिलों के जो संस्पर्शी क्षेत्रों तक विस्तृत है। और इसके अतिरिक्त रायपुर, रायगढ़ हो गया, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में भी औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। और इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ ही रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रण की स्थापना ने इस प्रदेश के अतिरिक्त बल प्रदान किया। और इसके अलावा जो जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन उपकरण, खाद्य उद्योगों का भी विकास हुआ। प्रमुख औद्योगिक केंद्र मुंबई, कोलाब, ठाणे, कल्याण, ट्राम्बे, पुणे, नासिक, मनमाड, सोलापुर, सतारा, अहमदनगर, सांगली और कोल्हापुर है। तो ये मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के बारे में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय ये बताना है। आगे सवाल है निम्न जो आपके जनसंचार तंत्रों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। पहला दिया है रेडियो, दूसरा दिया है टेलीविज़न। तो रेडियो के बारे में आप क्या जानते हो साथियों? तो रेडियो जनसंचार का एक लोकप्रिय और आसानी से सुलभ होने वाला साधन है। भारत में रेडियो का प्रसारण वर्ष 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसके पश्चात सरकार ने 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंतर्गत इस लोकप्रिय संचार माध्यम को अपने नियंत्रण में ले लिया था। और इसके बाद 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया था। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर आपके आकाशवाणी सूचना, शिक्षा वह एवं मनोरंजन से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को प्रसारित करता है। वर्तमान में देश के विभिन्न शहरों में FM चैनल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं और इन्होंने लोगों को तेज़ी से रेडियो से जोड़ा है। और अगला है टेलीविज़न। ठीक है साथियों, टेलीविज़न या टीवी। ठीक है, टीवी तो आप सभी लोग देखते होंगे। कौन कौन टीवी देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताओ। और जिन्होंने टीवी नहीं देखा है वह भी ये लिखे कि मैंने सर टीवी नहीं देखा है। ठीक है, तो टीवी क्या है, टीवी का क्या काम है, टीवी की शुरुआत कब हुई, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सूचना के प्रसार और आम लोगों को शिक्षित करने में टेलीविज़न प्रसारण एक अत्यधिक प्रभावी दृश्य श्रव्य, यानी इसको अपन देख भी सकते हैं और सुन भी देख सकते हैं, इसलिए ये कैसा माध्यम है, दृश्य श्रव्य माध्यम है, उभरा है। प्रारंभिक दौर में टीवी सेवाएं केवल राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित थी, जहां इसे 1959 में प्रारंभ किया गया था। तो टीवी की जो सेवाएं हैं कब से प्रारंभ होती है भारत के अंदर, 1959 से प्रारंभ होती है। फिर 1972 के बाद देश में अन्य कई केंद्र चालू हुए
और वर्ष 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से पृथक कर दूरदर्शन के रूप में एक अलग पहचान दी गई थी। उपग्रह प्रौद्योगिकी विकसित होने पर भारत में जो राष्ट्रीय टेलीविज़न डीडी फर्स्ट इनसेट फर्स्ट ए के प्रारंभ होने से संपूर्ण नेटवर्क के लिए साझा राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई और वर्तमान में टीवी पर अनेक चैनल लोगों को मनोरंजन एवं ज्ञान उपलब्ध करवा रहे हैं एवं दर्शकों को लोकप्रिय भी हो रहे हैं। तो ये आपके जितने भी दीर्घ उत्तरीय सवाल थे वो थे। अब आपके साथियों ये जो बड़े सवाल है 19वां सवाल है आपका कि जो विश्व में लौह इस्पात उद्योगों की अवस्थिति एवं विवरण को समझाइए। और इसके अंदर अतः के अंदर आपको मिल रहा है कि अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों प्रमुख महानगरों की परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, वह क्या कीजिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये 4 नंबर के है और आपको उसी के हिसाब से लिखना है जितने आपको नंबर मिल रहे हैं और ज़्यादा टाइम मिल रहे हैं तो ज़्यादा लिख के आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो पहला है साथियों, परंपरागत रूप से लौह इस्पात उद्योगों के बड़े संयंत्रों की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही रही है, जहां लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज और चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, अथवा इनका जो उपकरणों की अवस्थिति ऐसे स्थानों पर हो सकती है जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सके, जैसे बंदरगाहों के समीप। छोटे जो इस्पात संयंत्रों जिनका निर्माण और प्रचलन कम महंगा है की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अधिक महत्वपूर्ण है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों के द्वारा किया जाता है, किंतु वर्तमान समय में छोटे इस्पात संयंत्र का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्रों के द्वारा किया जाता है, वर्तमान समय जिनमें केवल एक ही प्रक्रिया इस्पात का निर्माण होता है और अधिक संख्या में स्थापित किए जाते हैं। तो विश्व में लौह इस्पात का विवरण इस प्रकार से है। पहला हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अपलेशियन प्रदेश और पीटर्सबर्ग है, ठीक है। महान झील क्षेत्र में शिकागो, गेरी, ईरी, क्लीवलैंड और इसी के साथ लॉरेन, बफेलो, यूलुथ और एटलांटिक तट पर जो स्पैरो पॉइंट्स और मॉरिस विले हैं। इनके अलावा इस उद्योगों का विस्तार दक्षिणी राज्य जो अलाबामा में भी हुआ है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र का महत्व अब कम हो रहा है और जिस कारण इस क्षेत्र को जंग का कटोरा भी कहा जाता है। जो पीटर्सबर्ग को क्या कहा जाता है साथियों, जंग का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट यूरोप की बात करते हैं। तो यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, रूस लौह इस्पात के प्रमुख उत्पादक देश हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में साथियों बर्मिंघम और शेफील्ड में लौह इस्पात के प्रमुख कारखाने स्थापित है। जर्मनी के अंदर बात करें तो यहाँ पर डुइसबर्ग, डॉर्टमुंड और डुसुलडॉर्फ एवं एसेन लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर फ्रांस के अंदर बात करें तो फ्रांस में ली क्रूशॉट, सेंट इटिनी लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र है। और सोवियत रूस के अंदर बात करें तो साथियों यहाँ पर आपके सोवियत रूस में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, लिपेटस्क और तुला लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र है। और यूक्रेन के अंदर यहाँ पर आपको एक क्रिबोई रोग और दोनेत्स्क लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र है। एशिया की बात करें तो साथियों एशिया महाद्वीप में लौह इस्पात उत्पादक वाले देश है जापान, चीन और भारत। जापान में आपके कौन कौन सी है, नागासाकी, टोक्यो, योकोहामा लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र है। चीन के अंदर शंघाई, तिएनजिन और वुहानो जो आपके है वो लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र है। भारत में जमशेदपुर, कुल्टी, आपके बुरहानपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सलेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र है। तो आपको जितने भी विश्व में लौह इस्पात के केंद्र है महाद्वीप वाइज आपको याद कर लेना है ताकि आपके एग्जाम के अंदर भी आए। तो साथियों अथवा के अंदर आपका सवाल था कि अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों की परिधि क्षेत्र में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, वह क्या करो। तो ये इसका जो राइट आंसर है नीचे है, आपको मैं बता देता हूँ कि विश्व के अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी का जो प्रमुख
महानगरों की जो परिधि क्षेत्रों में ही विकसित हो रहे हैं उनका प्रमुख कारण क्या है? तो साथियों पहला कारण तो है आपका कि स्वच्छंद उद्योगों की प्रवृत्ति उद्देश्य आधारित औद्योगिक क्षेत्र एवं प्रौद्योगिकी पार्कों के रूप में कस्बों एवं नगरों की सीमाओं पर स्थापित होने की होती है। यथा इस प्रकार का औद्योगिक स्वच्छंद लंदन और टोक्यो में देखा जा सकता है। ये स्थान नगर के आंतरिक भागों की तुलना में अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। दूसरा है नगरों तथा महानगरों के सीमांत क्षेत्र में उपलब्ध विस्तृत भूमि एक मंजिली कारखानों को स्थापित किया जा सकता है और भविष्य में इसके विस्तार के लिए स्थान प्राप्त हो सकता है। और तीसरा कारण है नगरों की बाह्य सीमाओं पर भूमि का मूल्य कम होता है। और नेक्स्ट है बाह्य परिधि क्षेत्र में यातायात मार्गों का पर्याप्त विकास मिलता है। महानगरों के आंतरिक भागों में ये परिधि क्षेत्र उत्तम सड़क मार्ग द्वारा जुड़े होते हैं। बाह्य नगर परिधि पर प्रदूषण रहित पर्यावरण और हरित क्षेत्र का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ साथियों आपके जो निकटवर्ती आवासीय क्षेत्रों से प्रतिदिन आने वाले लोगों से श्रम की आपूर्ति भी हो जाती है, जो कि सस्ता भी होता है। और इस क्षेत्र में स्थापित लोगों के लिए महानगरीय बाजार की सुलभ उपलब्धता बनी रहती है। इसी के साथ कभी कभी सरकार द्वारा महानगर के सहगन लोगों जो क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। तब महानगर के परिधि क्षेत्र उद्योगों की स्थापना की महत्वपूर्ण आकर्षक स्थल बन जाते हैं। तो साथियों ये इसका सवाल था कि उद्योग है वो महानगरों से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर या बाहर क्यों स्थापित होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। अब सवाल है 20वां, भारत के भू संसाधन के विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी है, उनका निदान कैसे किया जाता है। और है अथवा के अंदर है साथियों भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलों पर लेख लिखिए। तो 4 नंबर का है। पहले हम बात करते हैं भू संसाधनों की जो पर्यावरणीय समस्या। तो साथियों यहाँ पर आपके भूमि संसाधन से तात्पर्य है भूमि उपयोग प्रतिरूप से है। भारत के भूमि उपयोग के प्रतिरूप पर भौतिक कारकों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक कारकों को भी प्रभाव पड़ा है और जिससे अनेक प्रकार की समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो गई है। देश में सिंचाई कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं में भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सबसे गंभीर समस्या है, क्योंकि इसे मृदा की उर्वरता निरंतर क्षीण होती जा रही है और देश में ये समस्या विशेषकर अत्यधिक सिंचित क्षेत्रों में भयानक रूप ले चुकी है और जिसके कारण कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांतता, लवणता तथा मृदा में क्षारता के कारण बंजर हो गया है। और इसके अतिरिक्त कृषि में कीटनाशकों की अत्यधिक प्रयोग भी मृदा परिच्छेदिका से जहरीले तत्वों का साधन बढ़ता जा रहा है और सिंचित क्षेत्रों में अधिक उत्पादन देने वाली खाद्यान्न फसलों द्वारा दलहन फसलों का भी स्थापित कर देने से भूमि में नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से पुनः उर्वरता प्राप्त करने की प्राकृतिक प्रक्रिया है अवरुद्ध हुई है और इससे आपके अलावा फसलीकरण में बढ़ोतरी होने से प्रति भूमि से अत्यधिक मात्रा में कमी आई है और देश में भूमि निम्नीकरण या अपर्दन को जल के साथ साथ वायु ने भी काफ़ी प्रभावित किया है। तो इसके अब निदान क्या है, भू संसाधनों के पर्यावरणीय समस्याओं का निदान बताना है आपको। तो आपको बताना है देश में भूमि संसाधनों से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है जिनका निदान निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला है आपके कृषि फसलों में रासायनिक उर्वरता के स्थान पर प्राकृतिक खाद्य का जो खाद है उसका अधिक प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है जो आपके भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए उनमें दलहनी फसलों की कृषि के साथ साथ भूमि की प्रति को भी छोड़ना चाहिए। ठीक है, यानी आपको फसल चक्र का सिद्धांत अपनाना चाहिए। और इसी के साथ साथियों मृदा उत्पादकों के ह्रास, मृदा अपर्दन, लवणता, जलाक्रांतता की समस्याओं से निपटने के लिए कृषि भूमि को समुचित रखरखाव एवं प्रतिबंध संबंधी वैज्ञानिक विधियों का समुचित उपयोग आवश्यक है। ठीक है, तो आपको अब अथवा के अंदर सवाल है जो फसलों पर है आपको लेख लिखना है। तो फसलें, खाद्यान्न फसलें, यह फसलें देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग में उगाई जाती है। इन्हें मुख्यतः अनाज व दालों के वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अनाज, तो अनाज में जो मुख्यतः निम्न फसलों से सम्मिलित है। पहला है चावल।
तो साथियों ये एक उष्ण आर्द्रीय कटिबंध फसल है जो भारतीय जनसंख्या का प्रमुख भोजन है। वर्ष 2017 के अनुसार भारत विश्व का 21.9% चावल उत्पन्न कर चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है और देश में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। बात करते हैं गेहूं की। ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है और देश में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। आगे हम बात करते हैं ज्वार की साथियों। तो ज्वार में ये देश में बोया जाने वाला प्रमुख मोटा अनाज है। क्या? ज्वार। और देश की आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन अकेले महाराष्ट्र राज्य के अंदर होता है। तो ज्वार किस राज्य के अंदर ज़्यादा होता है? महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है बाजरा। भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म और शुष्क जलवायु में एकल तथा मिश्रित फसल में के रूप में बाजरा बोया जाता है और देश में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य हैं। बात करते हैं मक्का की। तो मक्का कम उपजाऊ और मृदा व अर्ध शुष्कीय जलवायुवीय दशाओं में खाद्य तथा चारा फसल के रूप में बोई जाती है। देश में मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख स्थान रखते हैं। आगे बात करते हैं आपके जो दालें हैं। तो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 11% भाग में बोई जाने वाली दालों की कृषि भूमि दक्कन पठार, मध्य पठारी भाग, उत्तर पश्चिमी शुष्क भागों में की जाती है। चना, अरहर देश की प्रमुख जो आपके क्या है दालें हैं। बात करते हैं चना की। तो देश में प्रमुखतः चना उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान है। और अरहर के अंदर साथियों देश के अरहर का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य के द्वारा तथा इसके बाद मुख्यतः उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसका द्वारा किया जाता है। और अब आपको ये 2 नंबर मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री फोकट की। ठीक है, तो मानचित्र है तो संघन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाइए। ठीक है, तो अब आपको ये मानचित्र दिया गया है तो यहाँ पर आपको दर्शाना है। ये तो भरा हुआ है लेकिन आपको खुद को भरना है। पाकिस्तान कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका श्रीलंका है, भारत के नीचे दिख रहा है। और भारत के पूर्वी भाग के अंदर कौन सा देश है? ये बांग्लादेश है। और यहाँ पर ये क्या कौन सा देश है साथियों? इंडोनेशिया है। तो ये आपको 4 देश है और दर्शाने थे। और दूसरा है दिए गए भारत के रेखा चित्र मानचित्र में सूती वस्त्र उद्योगों केंद्रों का क्या है दर्शाइए। तो साथियों यहाँ पर क्या पहला दिया ग्वालियर। तो ये ग्वालियर यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर आपको दिख रहा है ना ग्वालियर, ये। ठीक है, उसके बाद कानपुर उत्तर प्रदेश, ग्वालियर एमपी के अंदर है। ठीक है साथियों, और सूरत यहाँ पर आपको दिख रहा है गुजरात में सूरत है। और इसी के बाद आपको दिख रहा है आपके मैसूर। ठीक है, तो ये मैसूर भारत के किस राज्य के अंदर है बताइए? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है साथियों, तो ये आपके है पूरी की पूरी है फर्स्ट मॉडल पेपर है, हल कर लिया है साथियों। आप सभी से निवेदन है अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 से लेकर 12 तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए। और इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ है हमारे इस ग्रुप के अंदर है डाल दी जाएगी। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए और अपने जितने भी साथीगण हैं उनको इस ग्रुप में भी जरूर जोड़िए। इसी के साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको परीक्षा तक आपका दोस्त आपके साथ रहेगा, आपकी अच्छी से अच्छी हेल्प करेगा और निश्चित रूप से भूगोल विषय के अंदर आपको 56 में से 56 नंबर मैं दिखा के बताऊंगा। इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा परीक्षा के अंत में, मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट प्रश्न बिल्कुल फ्री के अंदर, कुछ भी मत लेके आना। ठीक है, सारी सामग्री फ्री के अंदर मिलने वाली है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।